अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में बात होगी क्रिमिनल, गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड और माफियाज के बारे में। तीफी बट के मुबैना मुकाबले के बाद क्या अंडरवर्ल्ड में खौफ के बादल मंडलाने लगे हैं? अब गोगी बट का होगा क्या? क्या तीफी बट की फैमिली जो कानूनी कार्रवाई है वो करेगी? हमारे साथ इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स पर मुश्तमिल एक पैनल मौजूद है। उनकी जुबानी हम तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। हमारे सबसे पहले जो मेहमान हैं, अगर तारुफ करवाएं तो मियां आबिद साहब सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और क्राइम रिपोर्टर्स में उस्ताद का दर्जा इन्हें दिया जाता है। इनके साथ सेम इसी पेज पर मौजूद हैं आमिर मिर्जा साहब, आमिर राना साहब और नुमान शेख साहब। ये तमाम चारों के चारों क्राइम रिपोर्टर हमारे सीनियर भी हैं और इस दुश्मनदारी, क्रिमिनल एक्टिविटीज और क्राइम और अंडरवर्ल्ड पर गहरी नजर जमाए हुए हैं। इनके तज़किये आप रोज अपनी स्क्रीन पर जरूर देखते होंगे, लेकिन आज का प्रोग्राम होगा एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसमें हम तमाम सूरत हाल से आगाह करेंगे कि अब लाहौर में होने क्या जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मियां आबिद साहब से और उनकी जुबानी जानते हैं कि ये सारा वाकया किस तरह से पेश आया और इसके पीछे क्या सियासी सिफारिशात भी हुई और उनको इनकार किस तरह से किया गया। मियां साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मियां साहब, तीफी बट का मुबैना मुकाबला और उसके बाद लाहौर नहीं पंजाब अंडरवर्ल्ड में खौफ के बादल मंडलाने लगे हैं। ये असल में स्टोरी है क्या? किस तरह से गिरफ्तारी अमर में लाई गई? किस तरह से लाहौर से ले जाकर वहां पर मुबैना मुकाबला किया गया और आगे क्या रिपोर्ट दी गई? कोई सुप्रीम कोर्ट में भी सुना है इनकी जानिब से कोई दरख्वास्त दी गई थी कि मुबैना मुकाबले को रोका जा सके? जी सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। असल में प्रॉब्लम ये हुआ है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है इसमें ज़्यादातर जो होता था कि स्टेट और हुकूमत हमेशा साथ साथ चलती थी, लेकिन आखिर में आके इख्तलाफात हो जाते थे। लेकिन अब हुकूमत और स्टेट एक पेज पर है। हुकूमत और स्टेट ये कहती है कि हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है, हमने कोई बदमाश, कोई गुंडा रहने नहीं देना। सही कि जो लोगों को तंग करे। ये पॉलिसी है हुकूमत की, ये हुकूमत की पॉलिसी है और ये पॉलिसी उस चीज़ को मद्देनजर रख के बनाई गई है। अगर हम माजी में जाएं तो 1935 में जब अंग्रेज़ का राज था बरे सगीर में, तो अंग्रेज़ ने एक गुंडा एक्ट नाफिज किया था। सही। उसके तहत गुंडा अनासर को जो पकड़ा जाता था, उनका इनकाउंटर किया जाता था या उनके मारपीट की जाती थी या उनको जेलों में भिजवाया जाता था लंबे अरसे के लिए। उसके बाद 1965 में जब गवर्नर पंजाब जो थे जनरल सवार खान, उन्होंने इनकाउंटर का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद आ जाता है शहबाज शरीफ साहब का दौर, उन्होंने भी एक इनकाउंटर का सिलसिला शुरू किया। लेकिन ये 90s में शुरू हुआ जो? जी, ये 90s में शुरू हुआ। लेकिन हम लोग जो हम जर्नलिस्ट हैं या किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में मावराए अदालत कत्ल को हम उसका अच्छा नहीं समझते, सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि अदालत से दी हुई सज़ा जो है वो लोग कबूल करते हैं। मैं, आप या कोई पुलिस वाला अगर अपने तौर पर इंसाफ करता है तो वो उसको इंसाफ नहीं माना जाता। ठीक है। लेकिन हमारा चूंकि कानून अंग्रेज़ का बनाया हुआ है, उसमें आज तक तकलीफ़ नहीं की गई। 78 साल हो गए कि उसको हम चेंज कर सकें, उसमें कोई तब्दीलियाँ ला सकें। तो इसकी वजह से फौरी इंसाफ के लिए फिर यही हुकूमत के पास और स्टेट के पास हल रह जाता है। तो अब ये जो तीफी बट वाला मामला आप कह रहे हैं, तो तीफी बट साहब का जो मामला हुआ वो उनको लाहौर लाया गया, इंटरपोल के ज़रिए दुबई से उनको गिरफ़्तार किया गया। दूसरे दिन वहाँ की कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ की कोर्ट ने उनको इजाज़त दी कि ये पाकिस्तान के मुल्ज़िम हैं, वहाँ पे कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनके हवाले किया जाए। ठीक है। तो तीफी बट साहब लाहौर पहुँचते हैं। चूंग में एक सेंटर है, वहाँ पर उनको रखा जाता है। सही। शाम को 7 बजे उनकी एक तस्वीर मीडिया के कुछ लोगों को जारी की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही वायरल होती हैं। बुनियादी तौर पर वो पैगाम होता है तीफी बट की फैमिली को कि ये एक अच्छे लिबास में, एक बिल्कुल साफ सुथरे माहौल में एक शख्स बैठा हुआ है, मतलब हम इसको अदालत में पेश करें। तसल्ली दी जा रही है, तसल्ली जा रही थी। उसके बाद उनको रहीम यार खान ले जाया जाता है। पहला मुकाबला होता है रात को 3 बजे कोर्ट सब्जल के इलाके में, 3:15 पर। ठीक है। वहाँ पे DSP हैं CCD के माल टाउन के हसनैन हैदर। वो कहते हैं कि जी हम कराची से, दुबई से कराची आए, कराची से हम उनको बजरिया सड़क लाहौर लेकर आ रहे थे, तो कोर्ट सब्जल के इलाके में 2 गाड़ियों ने उनका पीछा किया पहले, फिर उनकी गाड़ी को इंटरसेप्ट किया और वहाँ पे एक
मुकाबला हुआ, जिसमें उनका ड्राइवर कांस्टेबल जो था वो जख्मी हुआ, नूर नामी कोई कांस्टेबल के साथ। उसके बाद वो तीफी भट्ट को लेके वो 7-8 लोग जो 2 गाड़ियों में आए थे, एक ब्लैक कलर की और एक वाइट कलर की, तो वो फरार हो जाते हैं। अब 3 बजे एक दूसरा इनकाउंटर होता है जिसमें ये कहा जाता है कि जी जबरान जिराल्ड नाम के एक सब इंस्पेक्टर जो कि सीसीडी रहीमयार खान में तैनात हैं कि हम गश्त से आ रहे थे और 2 गाड़ियां मशकूक नज़र आई, रोकने की कोशिश की, वहाँ पे फायरिंग हुई। तो उस फायरिंग में एक हमारा कांस्टेबल ज़ख्मी हुआ, एक मुल्ज़मान का साथी उनकी अपनी फायरिंग से ज़ख्मी हो गया और बाकी मुल्ज़मान रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। ठीक है। तो सीसीडी जब से बनी है एक ही पैटर्न है, एक ही तहरीर है, उसमें बस नाम फिट किए जाते हैं और साथियों की फायरिंग है ये जी। उसमें देखें पहले एक मुकाबला होता है, इसमें 2 मुकाबले कर दिए गए, लेकिन कहानी जूं की तूं ही है। सही है। तो उसमें फिर वो ये करते हैं कि जी वो उस शख्स को उठाते हैं, ज़ख्मी को, ये नहीं पता होता कि ये कौन है जो FIR में बताया गया। उसके बाद वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाने तक वो उनकी डेथ हो जाती है। तो बाद में यानी FIR के बाद ये शनाख्त होती है कि ये तो तीफी भट्ट था जो कि लाहौर का एक बड़ा डॉन था। बिल्कुल है। तो ये सारा सिलसिला है। अब उसमें उनकी फैमिली कहानी जो घड़ी गई, ये कहानी घड़ी गई, क्योंकि सीसीटी के जितने मुकाबले हुए वो सारे कहानियों पे बेस करते हैं। ठीक है। तो अब उनकी जो लाश थी वो उनके बुरसा के हवाले की गई, वहाँ पे शेख जायद हॉस्पिटल रहीमयार खान में उनका पोस्टमार्टम हुआ और बाद में उनकी फैमिली के हवाले कर दी। सब उससे पहले कोई ऐसा भी मुतालबा किया गया, कोई वीडियो बयान जारी किया जाए और कोई तहरीरी तौर पर लिख के दिया जाए कि हम आगे कानूनी कार्रवाई नहीं करवाएंगे? सलमान साहब ये बातें मैंने सुनी हैं, लेकिन मैं इन बातों को हवाई बातें समझता हूँ। लेकिन ये ख्वाजा अजहर गुलशन साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है। सर वो उनके इल्जामात हो सकते हैं, मैं उसकी तस्दीक इसलिए नहीं कर सकता कि अब तक तकरीबन 500 के करीब लोग मुबैना मुकाबलों में सीसीडी मार चुकी है। बिल्कुल ऐसे। किस में बयान लिया गया है? देखिए जब ये कहा जाता है कि इन अपने ही साथियों की फायरिंग से लाक हो गया, तो फिर उन साथियों को शामिल तफ्तीश तो किया जाता है ना, फिर उनका पीछा भी किया जाता है, उसमें नामालूम होते हैं, नाम किसी का भी फिट किया जाता है। तो कौन सी इंक्वायरी? आज तक 500 मुकाबलों की आपने इंक्वायरी नहीं कराई, तो इसके लिए बयान बड़ा ज़रूरी था कि वो उनका बयान लेते। और ये भी है कि अब तीफी के बाद बच जाते हैं गोगी साहब। गोगी को बचाने के लिए इतलात हैं, हतमी राय नहीं है कि उनकी फैमिली ने लिख दिया है कि जी आप इनको अगर स्पेयर करेंगे तो हम कानूनी कार्रवाई तीफी भट्ट वाली नहीं करेंगे। अच्छा। अब कानूनी कार्रवाई हो क्या सकती थी? ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशियल इंक्वायरी करवा लेते। सही है। इसमें जो सीसीडी को हेड कर रहे हैं सोहेल जफर चट्टा, उनका स्टाइल क्या है पता है आपको? थोड़ा सा बताएं, आप हमारे सीनियर है। वो जब से पुलिस में आए उन्होंने इनकाउंटर्स का सिलसिला शुरू किया। शेखपुरा में रहे, बहावलपुर में रहे, रहीमयार खान में रहे, तो वो कहते हैं कि सैकड़ों लोग वो अपने हाथ से मार चुके हैं। अपने हाथों से मार चुके हैं। और उसमें वो ये करते हैं कि जब वो इनकाउंटर होता है तो वो शावर लेते हैं। अच्छा। साफ सुथरा नया सूट पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, फिर वहाँ पे मौके पे जाते हैं। बेशतर लोगों को उन्होंने खुद अपने हाथों से मारा। उसके बाद वापस आते हैं, फिर शावर लेते हैं, फिर और सूट पहनते हैं। अच्छा। फिर परफ्यूम लगाते हैं, फ्रेश होके फिर सो जाते हैं। अच्छा, ये जरा बताते हैं आपके कि इस तरह होता है। अब बात करते हैं, आमिर मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ास तौर पर दुश्मनदारियों के हवाले से, गैंगस्टर के हवाले से, माफियाज के हवाले से इन्हें बड़ी गिरफ्त है। मिर्ज़ा साहब, एक खौफ व हिरास की फ़िज़ा अंडरवर्ल्ड में कायम हो गई है जब से तीफी भट्ट का मुबैना मुकाबला सामने आया है। अब आगे होने क्या जा रहा है? और CM मरियम नवाज साहिबा की ये CCD लोगों के दिलों में, लोग जैसे कमेंट्स करते हैं या पोस्टें लगा रहे हैं, घर कर गई है, क्या इसमें हकीकत है? आपको दिखाई दे रहा है ये सब कुछ? शुक्रिया सलमान। पहले तो मैं आपसे बात करूंगा CM मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मुतालिक कि आपने कहा कि जी ये लोगों के दिल में ये बात घर कर गई है। जो मेरी इतलात है, जो मेरा अपनी अक्ल फहम जो कहती है ना, उसके मुताबिक तीफी भट्ट का जो पुलिस मुकाबला हुआ है ना, उसके मुतल्लिक मरियम नवाज़ को इस चीज़ के बाद मुतल्लिक ब्रीफ दिया गया है कि इस शख्स को अगर पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा, इसका इनकाउंटर होता है, तो इसका पुलिस मुकाबला प्लस अब तक CCD ने जितने लोग मारे हैं वो 500 हैं, 700 हैं, जितने आप उन दोनों को पर डे में रख लेंगे तो ये
ज्यादा वजन होगा इसका। सही, ऐसा ठीक ही है? कहा जा रहा है। एक ने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो एक फेम है, एक पजीराई है सीसीडी की पुलिस मुकाबलों के हवाले से, मरियम नवाज को सराहा रहे हैं इस हवाले से। बिल्कुल। तो इस चीज़ के मुतल्लिक इस तरह से मरियम नवाज को जो है ब्रीफ दिया गया है, मेंटली तौर पर प्रिपेयर किया गया है। फिर उसके बाद ही ये फैसला हुआ है कि इसको भी वहाँ से लाके पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। दूसरा, आपने बात की अंडरवर्ल्ड के हवाले से। अब तीफी भट्ट को जो बार बार कहते हैं कि जी अंडरवर्ल्ड, ये अंडरवर्ल्ड का डॉन था। देखें, अंडरवर्ल्ड का वो डॉन था तो फिर वो लोग कौन हैं जिनके लिए साल हर साल से ये काम कर रहे थे, जिनकी अपना ये कह लें कि पॉलिटिकल वर्कर्स थे, उनके पॉलिटिकल हब थे। आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ मैं कि लास्ट टाइम मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान वापस आते हैं, उनका इस्तकबाल, उनका मीनार पाकिस्तान में जलसा, उसके हवाले से तीफी भट्ट ने क्या किरदार अदा किया था। आज भी आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, वहाँ पर बाकायदा वीडियोज़ मौजूद हैं, तीफी भट्ट के इंटरव्यूज़ मौजूद हैं। लाहौर शहर की ताजर बरादरी उसके एक टेलीफोन कॉल पर इकट्ठी होती है। बिल्कुल ठीक है। जिस जगह तीफी भट्ट का जनाजा होता है, उसी पंडाल में, उसी ग्राउंड में, वो कोई मेरे ख्याल 24-25 कनाल जगह रकबा है वो, वहाँ पर आप मौजूद थे वहाँ वहीं पर पे। उसको नवाज शरीफ के आने पर वहाँ सजाया गया, वहाँ पर जलसा किया गया। वहाँ ना सिर्फ ताजरों को बल्कि हज़ारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा किया गया। वहाँ पर लंगर शुरू किया गया, लोगों को खाना खिलाया, फ्लैक्सें लगी, नवाज शरीफ की फ्लैक्सें भी वहाँ पर लगी हुई हैं, तीफी भट्ट की और जितने इनके लीडर्स हैं उनकी सबकी फ्लैक्सेस वहाँ पवन चौधरी की भी कैंपेन करते रहे, वायरल भी हुई वहाँ पर वीडियो। ये सारी तैयारी होती रही, वहाँ से लोगों को जलसे में भिजवाया जाता रहा। ठीक है। अब वो किसका था? नून लीग के साथ वाले थे। तो आया कि उन लोगों का क्या किरदार है इस मामले में कि आप तीफी भट्ट को अंडरवर्ल्ड का डॉन तो कह रहे हैं, तो आज से 3 साल 4 साल पहले जब नवाज शरीफ साहब आते हैं तो तब वो अंडरवर्ल्ड का डॉन नहीं था क्या? उस वक्त तक उसके खाते में जो थे वो माजी में किए गए कत्ल नहीं थे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुए तो फिर थे? क्या ऐसा हुआ कि ये सब कुछ सिनेरियो तब्दील हो गया? मैंने आपको बताया ना कि इसमें अभी थोड़ा सा वक्त गुजर लेने दें आप। इस पुलिस मुकाबले के पीछे जो जो खौफनाक एलिमेंट शामिल हैं, जो जो वाक़यात हैं, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता करके खुल के सामने आएंगे। ठीक है। अभी तो एक खौफ की फ़िज़ा है ना, ताज़ा वाक़या है। दूसरा, आप गोगी भट्ट को ले लें, गोगी भट्ट की पुरस्रार गुमशुदगी कह लें उसको, अभी तक मुहिम्मा है। गोगी भट्ट का अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा कि वो पुलिस के पास है या खुद से अंडरग्राउंड है वो। अब वो गोगी भट्ट की जान जो है वो भी ख़तरे में है। उसके मुतल्लिक जब से तीफी भट्ट का मुकाबला हुआ है, स्टिल अभी तक यही कैफियत है, यही कशमकश है कि शायद किसी रात उसकी भी इतला आ जाए कि उसको भी साथी छुड़ाने आ गए हैं। सही है। ठीक है। अब उसकी फैमिली की तरफ से कोई रिएक्शन आ नहीं सकता, लेकिन ये उनकी अक्सर मजबूरी औकात है। हम नामजद साथियों को भी देखते हैं, जैसे एहसन शाह का मुबैना मुकाबला हुआ था, उसमें नामजद उसका भाई था, और भी ऐसे बहुत मुकाबले हुए, लेकिन नामजद साथी पकड़े नहीं जाते, आप ये गिरफ्त में नहीं आते। देखें ना, तो ऐसे हो सकता है गोगी भट्ट भी ना आए गिरफ्त में। देखिए, जिस चीज़ को आप समझते हैं ना कि यहाँ से हमें कोई रिएक्शन आएगा, यहाँ पे खराबी होगी, कल को कोई कानूनी कार्रवाई वो करेंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, उस हवाले से वो उस एफआईआर में नामजद कर देते हैं। अब तीफी भट्ट के मामले में एफआईआर तो पहले नामालूम दर्ज हुई थी, अपना जिस फरार करा के लेके गए उसकी भी एफआईआर नामालूम, उसके बाद जो दूसरी एफआईआर वो भी नामालूम। ठीक है। उसके मुकाबले के 8-10 घंटे बाद गोगी भट्ट को क्यों नामजद किया जाता है? हाँ, लेकिन उसमें एक लाइन लिख दी जाती है कि सामने आने पर हम पहचान सकते हैं। हाँ, तो ये तो एक खैर उनकी कहानी जो अपना साल से चली आ रही है, ये एक कहानी है उसकी एफआईआर। ठीक है। वो सिर्फ आप वाली बात कि सिर्फ उसमें नाम फिट कर दिए जाते हैं, बाकी स्क्रिप्ट सारा जो है वो ही है सारा। तो इसमें ये भी तो है उम्मीद के गोगी भट्ट बच निकलें और ऐसे ही वो प्रेशर खौफ की फिजा रहे, जैसे वो 1.5 साल पहले मफरूर रहे हैं, अब भी रह सकते हैं। देखें, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि अब से 8-9 माह पहले जो एक सुलह का सिलसिला चला था, और कैसर भट्ट की सुलह भी होते हुए देखी आपने देखा कि उस दौरान गवर्नमेंट हुकूमती शख्सियात जो थी वो बहुत सीरियस थे इसके मुतल्लिक। उसमें आप बिलाल यासीन को ले लें, सोहेल शौकत भट्ट को ले लें, राना मशहूद को ले लें, फिर बाबर लखोडेरिया की जो फैमिली थी, शफकत बग्गा वगैरह, इसरार भट्ट, कैसर भट्ट, ये सब सीरियस थे उस मामले में। बिल्कुल ऐसे ही है। वजह पुलिस अफसरान भी सीरियस थे। कैसर भट्ट पर 302 की एफआईआर दर्ज थी जावेद भट्ट के मुकदमे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। वो इश्तिहारी भी था, उसका नाम ईसीएल में भी था, उसका नाम ईसीएल से निकलवा के उसको भिजवाया गया भाई दुबई भिजवाया गया कि ट्रक्का वाली फैमिली से मौसम वगैरह से जाके मुलाकात करें, मनाएं। बिल्कुल। जब ये वहाँ जाते हैं तो इनका उस फैमिली से राब्ता ही नहीं होता, वो अपने नंबर बंद कर देते हैं, वो इनसे मिलते ही ये मायूस होकर वापस आ गए। बिल्कुल। फिर उस प्रेशर में खुद कैसर सुलह कर लेते हैं, वो खुद सुलह कर लेते हैं। एक तो आप ये बात ले लें। दूसरा, आप ये देखें कि
तीफी भट्ट की तरफ से, इस ग्रुप की तरफ से था, वो बिल्कुल गो हेड था कि जी हम सुलह करने के लिए तैयार हैं, और वो जावेद भट्ट का कत्ल जो है वो भी इस मामले में जो है वो बैलेंस करने के लिए तैयार थे। अब जबकि तीफी भट्ट की पुलिस मुकाबले में हलाकत होती है, अब एक ये आम तासुर भी है, और ये हर शहरी, हर डेरेदार कह लें, हर ताजर कह लें, या इस दोनों ख़ानदानों से जो जुड़े हुए लोग हैं ना, उनकी आपस में जो डिस्कशन चल रही है, जो वो गुफ्तगू करते हैं, वो ये चल रही है कि जी तीफी भट्ट की हलाकत के बाद अब दोनों ख़ानदानों का जो जानी नुकसान है ना, वो बैलेंस हो गया। उधर से टीपू ट्रक्का वाला, अमीर बलाज, इधर से जावेद भट्ट और तीफी भट्ट। इसके अलावा जो जाने गई हैं वो सेपरेट हैं, लेकिन इन दोनों खानदानों के ये दो लोग जो हैं मेन लोग थे, वो जानी नुकसान उनका हो चुका हुआ है। ये अब वो कहते हैं कि अब अगर रियासत चाहे, अगर रियासत का या कुछ पुलिस अफसरान ऐसे हैं जिनके बीच में कुछ मकासद हैं, जिनके कुछ मफादात हैं, अगर उनको पसे पर्दा रख दिया जाए, एक साइड पर कर दिया जाए, और इन दोनों ख़ानदानों के मुतल्लिक अगर आप ये सोचें कि अगर अब सुलह हो सकती है तो रियासत और पुलिस जो है वो डंडे के जोर पे अब इनकी सुलह करवा सकती है। सही है। मुख्तसर आमिर भाई बताइएगा, फिर नुमान शेख साहब से बात करते हैं कि कानूनी कार्रवाई, क्या तीफी भट्ट की फैमिली, जो लोगों से आपकी गुफ्तगू हुई, वहाँ पे कुछ जान पहचान वाले भी लोग आपके मिले, तो क्या कहते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई करवा रहे हैं इस मुबैना मुकाबले पर? सलमान, अभी तक तो सरेदस्त कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये डिस्कस हो रहा था कि शायद वो कोर्ट में रिट करें इसके हवाले से, कोर्ट जाएं उस हवाले से, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ इसके हवाले से। फाइनल नहीं हुआ। और दूसरा आपको बताऊं कि अगर तो गोगी भट्ट के हवाले से कोई तजर्बा होता है ना रियासत की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये मामला आगे मुस्तकबिल में सुलझते हुए नजर नहीं आ रहे, और आगे थोड़ा टाइम जरूर लगेगा इसको, लेकिन आगे जो सूरत हाल होगी ना इस दुश्मनी के वाले से, वो बहुत खौफनाक सूरत हाल होगी। दोनों खानदानों में मैं आपको बता दूं 25-25, 30-30 नौजवान लड़के खानदानों के क्लोज, यानी कि दूर के रिश्तेदार हैं, मामे, चाचे, ताए, बाबे के 20-25 लोग, 30-30 लोग इस टाइम नौजवान मौजूद हैं जिनका खून गर्म है। बिल्कुल इस मौजूदा सेटअप में बेशक फौरी तौर पर कोई रिएक्शन ना दिखाएं, लेकिन थोड़ा अर्सा जब गुजर जाएगा उसके बाद ये रिएक्शन आपको जरूर नजर आएगा। नुमान शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। नुमान शेख साहब, एक नाकाबिले यकीन बड़ी कार्रवाई और तीफी भट्ट का मुबैना मुकाबला, अंडरवर्ल्ड में खौफ और राज, क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है, ताज़ा तरीन खबरें क्या हैं? देखिए सलमान साहब, इस मुकाबले के बाद बहुत इबाम पाया जाता है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से वाहिद मुकाबला था जो कि 109 में किसी मुलजिम की हलाकत हुई है, और जो मुलजिम मारा गया उसकी एज इतनी ज़्यादा थी जो कि 70 साल से प्लस था। उसके अलावा अगर आप सीसीडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, इससे पहले पंजाब पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो गुज़िश्ता 1 साल के दौरान हम देख रहे हैं खालिद बरिया की जो पोजीशन है, जिस तरह वो इंटरपोल के साथ काम कर रहे हैं, चाहे सियालकोट के मुलजिम हो, चाहे सरगोदा के, चाहे गुजरावाला के, तमाम मुलजमान लाहौर लाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे और ही लाहौर ला के जो है उनको मुतलका पुलिस के हवाले किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही और उसकी बाकायदा सारी प्रेस रिलीज रिकॉर्ड पे मौजूद है। ऐसे ही है। तो ये कैसे पॉसिबल था कि अगर लाहौर का इतना बड़ा नाम और जो नॉमिनेटेड मुलजिम था उसको कराची लाया जाता? पहले तो ये इबाम दूर करने की जरूरत है। मियाँ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि उसको पहले लाहौर लाया गया, लाहौर लाने के बाद जो है वो मुकाबला, इस तरह जो भी स्टोरी बनाई गई पुलिस की जानिब से, क्योंकि माजी में जिस तरह एक इंडिया की फिल्म आई थी जिसमें एक घड़ी थी जो पहन के बंदा गायब हो जाता था, तो वो घड़ी सीसीडी के पास ही है अब। अच्छा। कि इनके सारे मुकाबले के बाद गायब हो जाते वो इधर आ गई है और वो सारे बंदे जो है वो मार जाते हैं उसको। तो इसके बाद जो है अब सूरत हाल ये है कि फिलहाल लोग जो है वो तो अंडरग्राउंड होंगे, लेकिन देखा जाए तो तीफी भट्ट के क्या मारने से, क्योंकि सीसीडी बनाने की एक मेन वजह ये थी कि क्राइम में बहुत कमी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या तीफी भट्ट के मारे जाने से क्राइम में कोई कमी होगी, या वो 1.5 साल से अगर बाहर था? हाँ, यही मेरे सवाल आता है। अगले सेगमेंट में मैं यही करना चाहूंगा कि क्राइम ग्राफ हमारा कहाँ पर खड़ा है। 1.5 साल में अगर वो बाहर था तो जो कमी हुई है पुलिस के बकौल, जो उनके अदादो शुमार हैं, तो वो तो इसके बाहर होते हुए हुई है। तो इसके बाद कौन सी कमी होगी? दूसरा, जिस तरह आमिर मिर्जा साहब ने कहा कि दोनों खानदानों की दुश्मनी वहीं की वहीं है। अगर यहाँ पर जो हुकूमती हैं लोग वो, या पुलिस अफसरान जो साहब दोनों दौर के, जिन्होंने वैसे माजी में कभी सुलह भी नहीं होने दी इनकी, और इनकी दुश्मनी बढ़ने की वजह भी यही है, पुलिस ही है कि दोनों तरफ से
कभी सुलह की जो कोशिश हुई उसको ख़त्म कर दिया गया। तो वो अगर अब ना हुई तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। नुमान भाई, जावेद भट्ट कत्ल केस का क्या बनता है? सुनते हैं कि अमीर मसहब की तो जमानत कंफर्म हो गई, शूटर्स की भी जमानत हो गई। क्या समझते हैं कि कैसर भट्ट और अमीर फतेह की नामजदगी की वजह से ये पर्चा या मुकदमा कमजोर हुआ? बिल्कुल, एक तो उसमें सुलह का भी आंसर है। अच्छा। जिस तरह के आमिर साहब ने बताया कि दोनों खानदानों में सुलह हो गई, तो उन्होंने खुद ही जो है वो कैसर भट्ट का नाम तो वापस ले लिया। वो तो अलग उसकी वजह सेपरेट से इशू है ना, जो है वो फतेह लेकिन को जो मिल गया। शूटर जिन्हें साबित किया गया था कि इन्होंने फायरिंग करके जावेद भट्ट को कत्ल किया, उनकी भी जमानत हो चुकी है। देखिए, जिस तरह तीफी भट्ट का मुकाबला हुआ है, अब ये सीसीडी के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि जावेद भट्ट का मर्डर अभी वहीं का वहीं है। उसमें तफ्तीश के सारे जो ताने बाने हैं वो जाकर मौसम से मिलते हैं, क्योंकि बहुत जगह बयानात भी आए और उसकी बेल भी कंफर्म हो गई। तो ये अब सीसीडी के लिए एक नया इम्तिहान है कि अगर दुश्मनदारी में इस तरह के मुकाबले होंगे, क्योंकि तीफी भट्ट हम तो बलाज का ही था फिलहाल, उससे पहले तो जितने मुकदमात थे वो खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बलाज एक वो शकील भट्ट वाला मुकदमा था, इथानाइचरे वाला, खाली धमकियों का धमकियों का मुकदमा, और वो एहसन शाह के उसमें था बयान पे। एहसन शाह वैसे में बहिना मुकाबले वो मारा जा चुका है। तो अब तो ये सीसीडी के लिए ये भी इम्तिहान हो गया। तो कई लोग जो है वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह गोगी भट्ट जो है वो मफरूर है, और अगर उसके साथ भी इसी तरह का कोई वाकया होता है तो उसके बाद सारे इज्जत में आएंगे, सारे इज्जत में आएंगे। फिर जो बाकी भी हैं, दुश्मनदारों को पहले मुबैना मुकाबलों में मारा जाता था, कोई ऐसी मिसाल मौजूद है? देखिए, जो ये तो अब मियाँ साहब या आमिर साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो मेरा अभी तक की नॉलेज है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद 109 में ये वाहिद मुल्ज़िम है जिसको पुलिस मुकाबले में मारा गया। सही। इससे पहले वो फांसी हुई थी। ये 109 के इल्ज़ाम में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। फैमिली क्या कह रही है, वो क्या करेंगे आगे, क्या होने वाला है? फैमिली तो अभी खामोश है, क्योंकि उनके दोनों बेटे जो बाहर से आए हैं वो तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी खामोश हैं। लेकिन उन्होंने कई जगह पर कई ऑप्शन डिस्कस किए हैं, क्योंकि तीफी भट्ट की पाकिस्तान पुलिस को हवालगी जब से हुई, वो इंटरपोल में बाकायदा एक तहरीर लिखी गई, बाकायदा लिख पढ़ के वहाँ से दिया गया, यहाँ से रिसीविंग हुई, वो सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड में मौजूद हैं। वो इंटरनेशनल कोर्ट, लॉ ऑफ कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाना चाह रहे हैं यहाँ पर भी, लेकिन अभी चीज़ों को वो देख रहे हैं कि किस तरह इसको जो है परसू किया जाए। अभी तक कोई चीज़ फाइनल नहीं की। ठीक है, तीफी भट्ट फैमिली का सरबराह आप इस वक्त किसको समझते हैं? ये सारे भाइयों से पूछेंगे, आप किसको समझते हैं कोई सरबराह है? देखिए, जो उनका असर रसूख ताजिर बरादरी में था, उसमें तो ख्वाजा अजहर गुलशन ही है। सही। जो कि हमें नजर भी आए हैं मीडिया पे भी लीड करते हुए। उनके बेटे कोई गद्दी वद्दी संभाल रहे हैं, कोई ऐसा मामला है? देखिए, ये सलमान, मैं ना थोड़ा सा इस चीज़ से इख्तलाफ रखता हूँ गद्दी वाली बात से। गद्दी कोई है ही नहीं थी। अगर आप दोनों खानदानों की दुश्मनी देखें ना, तो इन लोगों के जो नाम बने थे ना, वो बने थे 80-90 की दिहाई में। सही। 2000 से पहले के जब इश्तिहारी मुल्ज़िमान थे, उनका क्या बारे में कहा गया, हनीफा बाबा, भोला सुनियारा वगैरह, कि वो कभी इस अड्डे पे थे, कभी उनके पास चले गए। उसके बाद अगर आप इनकी दुश्मनदारी देखें ना, टीपू का जब कत्ल होता है उसको खुर्रम भट्ट मारता है, और खुर्रम भट्ट का ये था जो उसने अपने इल्जाम सर लिया कि इसने मेरे भाई को मरवाया था। हाँ जी, मैंने खुद किया है। उसके बाद अगर आप देखें, जो बलाज का कत्ल होता है वो मुबैना तौर पर तीफी का मुलाजिम था, और वो जो 5 कत्ल आमर बोड़ा वो भी अपने पर ले लेता है, जेल में। उसके बाद अब ये जो जावेद भट्ट का मर्डर होता है, ये भी इसका अपना ड्राइवर था आरिफ, जिसकी मदद से सारा प्लान किया गया। वो अभी तक नहीं गिरफ्तार हुआ। वो आरम अली अभी तक नहीं गिरफ्तार हुआ। जिस तरह पंजाब की दुश्मनियां हैं, यहाँ पर हमारे जो इलाके हैं, गुजरात, सरगोदा, गुजरांवाला, यहाँ पर तो शूटर इतने ज्यादा मौजूद हैं। तो ये किस तरह के डॉन थे जिनके पास शूटर ही कोई नहीं? भाई 7-7 लोगों को गाड़ी में मार देते हैं रास्ते में। शेखुपुरा, किला कालर वाला, गुजरात में 5-5 लोगों को, और गाड़ी को आग लगा दी उन्होंने। इस तरह के मर्डर हुए। तो ये किस तरह के डॉन थे जिनकी इतनी दुश्मनदारियां थी, और इनको बंदे मरवाने के लिए अपने बंदों का सहारा लेना पड़ा। तो इनकी गद्दी गुद्दी कोई नहीं है, ये सिर्फ एक दुश्मनदारियां जो इनकी चलती आ रही हैं, उसमें जो इन्होंने अपनी तनख्वाह के ऊपर गनमैन रखे हुए हैं। जो कोई जाता है उसको 10-10, 15-15 गनमैन नजर आ जाते हैं। अदरवाइज आप देख लें कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसने कोई प्लानिंग के तहत शूटर्स बुला के बंदे मरवाए हों। ये तो सारे के सारे जो है अपने मुलाजमों से बंदे मरवा रहे हैं। तो इसमें गद्दी का कुछ सवाल ऐसा पैदा नहीं होता। कत्लो गारत गिरी तो हुई है, चाहे वो जो आप पहले नाम ले रहे हैं खुर्रम भट्ट का, आमिर बोड़ा, ये भी तो इसी दुश्मनी में इस्तेमाल हुए ना, हमले तो किए गए। ये इस्तेमाल जरूर हुए हैं। और जिस तरह
आमिर साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा कि अभी अगर इसके खिलाफ गवर्नमेंट ने कोई कदम ना उठाया तो ये आगे चल के कत्ल वारदात बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, इस खानदान की दुश्मनी जो है वो बहुत से लोगों की जान ले जाएगी आगे, क्योंकि दोनों तरफ अब नौजवान सामने आ चुके हैं, दोनों तरफ पढ़े लिखे नौजवान हैं। पढ़े लिखे नौजवान वो एक तरफ कानून का सहारा तो लेंगे लेकिन एक दूसरे के खिलाफ किसी मौके को जाने नहीं देंगे। सही है। आमिर राना साहब है, हमारे उस्ताद है और सीनियर क्राइम रिपोर्टर है। राना साहब, ये इस वक्त माहौल क्या है लाहौर का, पंजाब का? हर तरफ खौफ के बादल मंडरा रहे हैं। अंडरवर्ल्ड की क्या सूरत हाल है और ये खौफ कब तक बरकरार रहेगा? क्या क्राइम ग्राफ में इसकी वजह से कमी आई है या आने वाले वक्तों में आएगी? बहुत शुक्रिया सलमान। पहली बात तो ये है कि ये सीसीडी जो डिपार्टमेंट बनाया गया था उसकी जो बुनियादी वजह थी वो मुनज़्ज़म गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई थी। ठीक है। अच्छा, मुनज़्ज़म गिरोह क्या थे? रॉबरी के, हाउस रॉबरी के, रेपिस्ट और इस तरह के जो दिन दिहाड़े लूट के ले जाते थे, मज़ामत पे बंदे भी मार देते थे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि ख़ानदानी दुश्मनियों के हवाले से भी ये कोई अपना किरदार अदा करे। अच्छा, अगर माजी में देखा जाए आपकी CIA, आपकी OCU, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है, यानी ख़ानदानी दुश्मनी के हवाले से इन्होंने अपने किरदार अदा किए हैं, सुलहें भी कराई लोगों हैं। की सुलहें भी करवाई हैं। इसमें उमर विलक साहब का बहुत बड़ा हाथ था। किरदार इन्होंने एक रवायत पैदा की थी कि जो ख़ानदानी दुश्मनी है उनको ख़त्म किया जाए और जो मुनज़्ज़म गिरोह थे उनके खिलाफ वो कार्रवाइयाँ करते थे, उनके पुलिस मुकाबले भी होते थे। अच्छा, माजी में ये होता कि पुलिस मुकाबला होता था तो अदालत खुद उसकी जुडिशल इंक्वायरी मुकर्रर करती थी, क्योंकि उसका जो इस्तगासा है वो बनाया जाता था कि जवाबी फायरिंग पर मुलजमान जो है वो मारे गए हैं। पुलिस के ऊपर भी फायरिंग हुई है, जवाबी फायरिंग की हाँ तो जी, इसका एक पहले कानूनी पुलिस की जवाबी फायरिंग होती थी, तो उसका एक इस्तगासा कोर्ट के हुक्म से ये होता था कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी के मुद्दइयों को बुलाया जाता था, अखबार इश्तार दिया जाता था। लेकिन देखिए ना, अब सीसीडी ने मेरे ख्याल से सीसीडी से पहले ही एक नया OCU में ये मुतारफ़ करवा दिया गया। एहसन शाह का ये पहला मुकाबला होता है, जो उसका हकीकी भाई एहसन शाह को छुड़ाने आता है, वो कब्रिस्तान में वो मर जाता है। ये OCU का पहला मुकाबला था जिसमें हकीकी वारसान जो डाले जाते शामिल कर दिया गया था। सीसीडी ने ये 500 से ज़्यादा जो पुलिस मुकाबले हुए हैं उनमें भी ऐसे ही किए हैं। अगर एक तरफ देखा जाए कि लाहौर में अगर 500 से ज़्यादा पुलिस मुकाबलों में साथी छुड़ाने आए हैं तो मैं समझता हूँ क्राइम ग्राफ ख़त्म नहीं हुआ, ये बढ़ गया। ये चैलेंज बन गया है इन्वेस्टिगेशन, सीसीडी और ऑपरेशन पुलिस के लिए कि 1400-1500 ऐसे इश्तिहारी मुलजमान शहर में दंदना रहे हैं जो छुड़वाने आते हैं, वो अपने साथी को मार देते हैं फिर भाग जाते हैं। अगर ये हकीकत है, जो अगर ये हकीकत है तो क्योंकि ये दुनिया में अगर ऐसा हमारा क्राइम सीन दिखाया जाए तो पूरा यूरोप, बरतानिया तो हम पर बड़ा हैरान होगा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि 1600-1700 मुलजमान आपके दंदना रहे हैं और आपने 500-600 बंदा मार दिया है। कम से कम इन्हें अपना इस्तिगासा चेंज करना चाहिए। और इस्तिगासा ये जो बना रहे हैं इसकी बनाने की वजह भी है, अब ये इस्तिगासा नहीं, ये रिपोर्ट बनाते हैं, FIR दर्ज करते हैं। FIR होती है, बिल्कुल ही चेंज कर दिया 302 की FIR। 302 की FIR। अच्छा, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती राना साहब? सर ये होता है, इसकी इंक्वायरी FIA में होती है, इसकी इंक्वायरी FIA कर सकती है। अच्छा, जुडिशियल इंक्वायरी इसकी ये होगी कि अगर मदई जाना चाहे, अच्छा, मतलब कि मदइयों को जो पीछे माजी में छोटे छोटे इन्होंने गैंगस्टर मारे हैं, उनके जो इस्तगासे बनाए उनके मदई से लिखवा लिया। अच्छा, फैसलाबाद का और हाफिजाबाद का एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क था, शाह गैंग, बिल्कुल, उस हवाले से 5 भाई। अच्छा, उस हवाले से एक हाफिजाबाद में एक पिटीशन दायर हुई थी और उसका एक बाकायदा बेंच बना था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में। उस सरबराही में ये था कि पुलिस मुकाबले में कि मेरे शोहर को मार दिया जाएगा, वो जुडिशल इंक्वायरी, वो एक पिटीशन चल रही थी तो वो भी बंदा जिंदा था। उसके बाद क्या होता है कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं, ये इंक्वायरी IG पंजाब को कहती हैं कि इसे देखे, ये 50 से ज़्यादा ये दरख्वास्त गुजार है, इनका कुछ किया जाए। तो वो तमाम के तमाम को IG पंजाब की जानिब भिजवा दिया जाता है, भिजवा कर वो पिटीशन खारिज कर दी जाती है। जैसे ही IG पंजाब साहब के पास ये पिटीशन आती है उसी दिन वो हाफिजाबाद का जो वो मतलब मुलज़म होता है, वो उसके एक रॉबरी केस में जो जना का होता है तो वो मार दिया जाता है। तो देखें, अगर CCD ने किसी को मारना है, अगर वो तयशुदा है, अगर तय भी ऐसे ही करते हैं कि इसकी बाकायदा तौर पर एक बैठक होती है एडिशनल IG CCD की सरबराही में, DIG, SSP, तमाम जो डिवीज़न, जिस डिवीज़न का बंदा मारना होता है, जिस शहर का बंदा मारना है, कि तमाम की तमाम कैबिनेट होती है।
एडिशनल आईजी कहते हैं इसे क्यों मारना जरूरी है। ये सीएम सभा से इनको अप्रूवल है, उनको हर बात उन्हें नहीं बताई जाती। जो बंदा माना ये एडिशनल आईजी सीसीडी के इलम में होता है, लेकिन तीसरी बट लेवल का अच्छा इसकी तरफ मैं आता हूँ। अच्छा। इसकी तरफ इसका ये एक अलग इशू है। ठीक है। अच्छा, वो बताया जाता है कि इसे क्यों मारना जरूरी है। अगर एक पैनल का एक बंदा भी कह देता है कि इसको मारना जरूरी नहीं है, तो एडिशनल आईजी उसके साथ एक अलग बैठक रखते हैं। अच्छा। कि आपने मुझे ब्रीफ करना है कि इसको मारना क्यों जरूरी नहीं है। उनकी राय जो होती है वो अलग कर दी जाती है। वो अगर ब्रीफ कर देता है कि इसके झपट्टे हैं, इसने कोई वेपन इस्तेमाल नहीं किया, 100 से ज़्यादा इसने झपट्टे मार के लोगों के मोबाइल छीने हैं, तो ये जालिम ने इसकी काउंसलिंग हो सकती है। जैसे जेल का ये पुलिस का स्लोगन है कि जुर्म जो है वो नफरत से है, इंसान से नहीं। बिल्कुल। तो इसी पॉलिसी पर उन्हें ब्रीफ किया जाता है। अच्छा, अब बात आते हैं कि सीसीडी के क़याम के बाद जुर्म तो कम हुआ है, यानी आप समझ लें कि रॉबरी कम हुई है, लोगों में बहुत सारा खौफ आया है। वो आप देख रहे हैं नेफे में एक पिस्टल चलने वाला मामला है। ये बहुत सारी जब वीडियोस आती थी, बहुत सारे ऐसे मामला थे, ये कुछ थमे हैं। मगर आप डिवीजनल अगर 15 की कॉल देखते हैं तो रॉबरी की कॉल सबसे कम है। मगर ये जो नया जो वाक़या हो गया कि सीसीडी को कहाँ पे इस्तेमाल किया है, इसे ख़ानदानी दुश्मनी के हवाले से किया। तो सलमान साहब मैं आपको बता दूं कि आपके सेंट्रल पंजाब में यानी शगड़गढ़, शेखुपुरा, नारोवाल में ऐसे वाक़यात हुए कि ज़ाती दुश्मनी को पुलिस से मुकाबले करवा के मारा गया। ये बड़ी मिसालें हैं माजी में। ये माजी में लाहौर की भी मिसालें हैं काफी। कुछ इलाकों के यानी बॉर्डर एरिया की ये मिसालें हैं कि जब अपने मुखालफिन को पुलिस की मदद से मरवाया गया है। इल्जामात हैं, लेकिन इसकी कोई जुडिशियल इंक्वायरी ये मैनेज कर लिया गया है। सही। अब देखिए, अब अगर आते हैं हम इस तरफ के ये तीफी बट के मामले की तरफ, तो तीफी बट का रेड वारंट जारी था। पिछले 1 साल से पंजाब हुकूमत को ब्रीफ किया जा रहा था कि गोगी और तीफी बट शूटर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। मैं मियां आबिद साहब का इस हवाले से एक पॉडकास्ट सुन रहा था, वो कह रहे थे एक हमारे ही साफी भाई जो इस्लामाबाद से जिनका ताल्लुक है, वो जाके वो उसका रेड वारंट जो है वो उसको खत्म करवाया उन्होंने। देखिए, करवाया वो गया। अलग बात है, लेकिन क्योंकि सीसीडी ने दोबारा किया। अच्छा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि 2-4 अरब रुपया इसमें इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट की सतह पे ये पैसे गए। नीचे अफसरान ने कुछ ना कुछ किया ज़रूर होगा। ये क्योंकि इनकी दुश्मनी है, ये नुमान साहब ने बताया, मेरे बड़े सीनियर है मियाँ साहब और आमिर मिर्जा साहब, इनका भी कहना है कि पुलिस नहीं ख़त्म करने दे रही थी। पुलिस की वजह से, हालांकि दोनों ग्रुप कहते रहे, अगर आप गोगी बांडे पिछले दोनों एक मीडिया से टॉक की, उसमें उन्होंने कहा कि हमें पुलिस ही हमारी दुश्मनी ख़त्म नहीं होने दे रही। तीसरी बात, लोगों को ये कहना है कि ये बड़े बासर थे। बासर तो इंतहाई थे। जो सेशन कोर्ट में टीपू के ऊपर उस हमने 5 अफराद मरते हैं, टीपू जख्मी होता है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये बताया जाता है कि एक जज जो था उसने घर आकर तीफी के ये उसकी जो बरबरीत थी उसके ऊपर साइन किए, वो फैसला दिया। इंतहाई बासर होने के बावजूद अगर ये होता है तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई रियासत को तस्वीर दिखाई जाती है, कुछ ना कुछ तो ब्रीफ किया गया। बिल्कुल। उनको ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा कि इन्होंने ये सारा कदम उठाया। पैसों वाला मामला जो है वो नीचे अफसरान के पास तो ज़रूर होगा, लेकिन मैं आला अफसरान या रियासत की तरफ या हुकूमत के ऊपर जो इल्ज़ाम ये सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जी टीपू ख़ानदान की तरफ से एक बड़ी रकम दी गई, मगर दूसरी तरफ ये देखें तीफी बट के अगर आप बैरून मुल्क के उसके अगर वीडियो बयान देखें तो उसमें वो 50 करोड़ रुपए की वो एक इल्ज़ाम लगा रहा पुलिस अफसरान के ऊपर। जब जवेद बास साहब कत्ल होते हैं तो उनका भाई अजहर गुलशन कब्रिस्तान में मीडिया टॉक करता है, तो उसका कहना है 38 करोड़ रुपया और सोना मेरे घर से, मेरे भाई के घर से उठाया जाता है। मैंने एक वीडियो बयान देखा है तीफी बट तो मैं हिसाब लूंगा इसका। और वो कह रहा था मुझे मुबैना पुलिस मुकाबले में पहले भी मरवाने की कोशिश की गई है। जी, ये बिल्कुल ये उनका ये कहना था कि मुझे मरवाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बातें तो पहले ही चल रही थी, क्योंकि दोनों खानदानों के पुलिस में अच्छे ताल्लुकात थे, छोटे लेवल पर भी थे, बड़े लेवल पर भी थे, तो ये बातें हो रही थी। हुकूमत तक, पंजाब हुकूमत तक ये बातें पहुंचाई जा रही थी और पंजाब हुकूमत ने टोटली जो इसके इख्तियारात हैं सैयद ज़फ़र चड्ढा साहब को दिए हुए हैं, सीसीडी को ये तमाम तरह इख्तियारात हैं, और उन्हें ये कहा कि भाई हर मुकाबले के लिए पंजाब हुकूमत से ना पूछा जाए, आप फैसला करें, अगर फैसला आपका ठीक है तो आप उसको गो हेड दे दें। हमारे साथ मियां आबिद साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर क्राइम रिपोर्टर। मियां साहब, तीफी बट का मुबैना मुकाबला
दौलत, ताकत और सियासी वाबस्तगी कुछ भी काम नहीं आया और मुबैना मुकाबले में 70 साल से जायद उम्र के एक शख्स को, चाहे वो दुश्मनदार था, अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक था, क्या ये पंजाब का सबसे बड़ा डॉन, इसको आप मानते हैं मियां साहब? जी बिल्कुल सलमान साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं कि जी लाहौर को हम पंजाब का नहीं पाकिस्तान का फेस समझते हैं और लाहौर का जो बड़ा डॉन है वो पूरे पाकिस्तान में उसका नाम था। और ये अंजुमन ताजरान और इस तरह के मामलात उनके थे जिसमें वो सदर रहे और ताहयात सदर रहे। लेकिन मैं अपने पैनल के बाकी कुछ दोस्तों से इख्तलाफ करूंगा कि ये एक दो ख़ानदानों की दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, इसमें आम आदमी भी बहुत मुतासिर था। आम आदमी भी मुतासिर हुए? देखिए ना, बुनियादी तौर पे कब्जों के मामलात, सही, लोगों की जायदाद हथियाना, अच्छा, भत्ताखोरी, सही, ये दरखास्तें इन लोगों के खिलाफ थी। वो ट्रकावाला के लोग हों, वो बाट ग्रुप के लोग हों, तो ये दोनों खानदानों के खिलाफ। दोनों। अच्छा, मुकदमात भी थे मियां साहब? जी मुकदमात थे, लेकिन उसमें जो तीफी बर्ड जिनकी हिलाकत हुई है अभी मुबैना इनकाउंटर में, वो 109 में ही आते थे। अच्छा, हर क्योंकि मौके पे वो कभी खुद नहीं जाते थे, उनके शूटर या उनके जो लोग रखे हुए थे वो जाते थे। दूसरा इख्तलाफ मैं अपने साथियों से ये भी करूंगा कि जब हुकूमत ये तय कर लेती है कि हमने गुंडा अनासर को ख़त्म करना है, तो उसमें तीफी बाट अगर चला जाता है तो सेकंड इन कमांड कौन है? वो गोगी बाट। अब गोगी बाट अगर बाकी बात जाता है तो फिर तो ये सिलसिला उसी तरह जारी रहेगा। फिर क्या फ़ायदा हुआ तीफी बाट को मारने का? मामला तो जूं के तू चलते रहेंगे। तो इस पर हुकूमत को सोचना होगा। तीसरी, मैं आपके नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए भी ये बताता हूँ कि गोगी भट्ट का जो मुबैना इनकाउंटर है वो क्यों डिले हो रहा है। उसमें हुकूमती लेवल पर बहुत सारे राब्ते हो रहे हैं। सही, इवन ये भी बताया गया है हमारे सोर्सेज से कि वफाकी हुकूमत की एक बहुत बड़ी शख्सियत ने, पंजाब की एक बड़ी शख्सियत से ये गिला किया है कि तीफी भट्ट तो हमारा था। ये वफाकी शख्सियत ने गिला किया है पंजाब की शख्सियत से? अच्छा, कि ये तो हमारा था। अच्छा, हमेशा हम इलेक्शन इसके सर पर जीतते थे, हमारे सपोर्ट देता था माली, इखलाकी, हर लिहाज से। तो ये गलत किया है आपने। इसको दो ग्रुपों की दुश्मनी नहीं। सही है। लेकिन क्या उस वफाकी शख्सियत ने मियां साहब मुकाबले से पहले कोशिश नहीं की सिफारिश करने की? जी, उसमें जो कहानी सामने बनाई गई थी, जो तीफी भट्ट साहब की फैमिली को भी बताई गई थी, जो तस्वीर जारी हुई थी कि जनाब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से बैठे हैं, बड़े साफ सुथरे माहौल में बैठे हैं, कल हम इनको अदालत में पेश करेंगे। उनकी तरफ से तो फैमिली की तरफ से मैसेज चला गया अपने दोस्तों को, लोगों को कि कल कोर्ट पहुंचे, वहाँ पे तीफी भट्ट को पेश किया जाएगा। सही। तस्वीर जारी होने के ठीक आधे घंटे बाद टीमें रवाना हो जाती हैं रहीमयार खान के लिए। तो वो तो एक कहानियां थी जब एक चीज तय कर ली जाती है। मैंने आपको शुरू में बताया कि हुकूमत और रियासत जब एक पेज पे आ जाएं तो फिर फैसले कहीं और होते हैं। कहते हैं तीफी भट्ट बड़ा दाना इंसान था और क्योंकि एक अरसे से खौफ व राज की फिजा कायम थी उसकी, तो उसे कुछ डायरेक्ट गारंटियां दी गई। मुझे कोई उसके बचपन के दोस्त मिले, वो कहते हैं कि हम उससे कहते थे कि हमारी फलां से बात हो गई, इससे बात हो गई। वो कहता था वो बड़ी अच्छी गल है, ताड़ी गल हो गई, मेरी गल कराओ। ऐसी हकीकत है क्या? इनको डायरेक्ट गारंटियां भी मिली हैं मियां साहब? जी, डायरेक्ट गारंटियां मैं नहीं समझता कि कोई दे सकता है। अच्छा, उसकी वजह है कि जिन लोगों ने ये फैसला किया उसमें तो किसी ने गारंटी नहीं दी। सही है। हाँ, ऊपर नीचे से अगर मतलब जैसे अब एक वफाकी शख्सियत जो है, अहम शख्सियत, वो पंजाब की शख्सियत को कहती हैं कि जी ये गलत किया है, पहले भी हो सकता है वो उन्होंने कहा हो, लेकिन जहाँ पे फैसला हुआ था उन लोगों में कोई ऐसा नहीं था जिसने ये गारंटी दी हो। जिसने ये गारंटी ठीक है। आमिर मिर्जा साहब से बात करते हैं। आमिर मिर्जा साहब, टीपू ट्रक्का वाला और भट्ट खानदान की दुश्मनी का तो सबको ही पता है। बहुत से लोग जो नौजवान नस्ल भी है उन्हें ये नहीं पता कि अरशद अमीन चौधरी का कत्ल भी तीफी भट्ट ग्रुप के ऊपर ही सर पे था। गोगी भट्ट भी उसमें शामिल थे। वो क्या दुश्मनी थी और इसमें कौन सी ऐसी सियासी शख्सियत को भी अरशद अमीन चौधरी की जानिब से धमकी दी गई थी? कोई हकायक हमारे नाजरीन को बताएं उससे। अरशद अमीन चौधरी के हवाले से आपको अगर बताऊं ना, तो 90s में जब हमने क्राइम रिपोर्टिंग स्टार्ट की थी,
उस वक्त अरशद अमीन चौधरी से बड़ा डॉन, बड़ा बदमाश हमने नहीं देखा। अच्छा, वो इतना ताकतवर तरीन शख्स था और इतने उसके ताल्लुकात थे, ताल्लुकात इस लेवल के थे कि उस दौर का जो प्राइम मिनिस्टर था ना, वो उससे मुलाकात के लिए दयाल सिंह कॉलेज आया अच्छा, करते कौन थे। थे वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर? वो अपना इसको जुनेजो लीग के थे उस ठीक टाइम है। पे वहाँ पे, तो वो मतलब वो आया करते थे? वो वहाँ पर उसके से मुलाकात के लिए भी आते थे वहाँ अच्छा। पर से, इतना उसका ताल्लुकात थे। क्योंकि उस दौर में जो तलबा थे ना, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स जो थी वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पे बहुत इफेक्ट करती थी। अच्छा, असरअंदाज होती और थी। स्टूडेंट्स को जो थे ना पॉलिटिशियंस वो इस्तेमाल करते थे, ठीक है। वो बहुत इन्फ्लुएंस था उनका। तो उस वजह से क्योंकि अरशद अमीन चौधरी की एमएसएफ का था, उसकी ग्रिप थी स्टूडेंट्स पे, 4-5 कॉलेजेस थे जहाँ पर उनके अच्छी खासी तादाद होती थी। और अरशद अमीन चौधरी में एक ये गुर था उसका कि वो लोगों को इकट्ठा करने में और उनको अपने कह के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए वो माहिर समझा जाता था इस हवाले से। अच्छा, अब अरशद अमीन चौधरी का भाई आता है लिया से उसको मिलने के लिए यहाँ पर, ठीक है। वो दयाल सिंह कॉलेज से बाहर निकलता है, उसने जब वापस जाना होता है ना गांव अपने, अरशद अमीन चौधरी जो उसके दूसरे तालिब इल्म साथी होते हैं ना, उसमें एक आरिफ चौधरी था, अरशद अमीन चौधरी के साथ ही मरा था, बिल्कुल। वो और एक इमरान भाई होता था दयाल सिंह कॉलेज में। वो उनको कहता है कि यार इसने घर वापस जाना है तो इसको ना पैनोरामा सेंटर से शॉपिंग करवा दो कोई थोड़ी सी। वो खैबर गाड़ी पे कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो कॉलेज के बाहर ना एक चाट वाला बैठा हुआ है, अभी भी स्टिल वहाँ पे दयाल सिंह कॉलेज के बाद, ठीक है। वहाँ पे 2 लड़के जो है ना वो चाट खा रहे होते हैं। उन 2 लड़कों से एक दिन, 2 दिन, 4 दिन पहले PWD का दफ्तर है इधर ग्वाल मंडी वाली साइड पर, वहाँ झगड़ा होता है। जब ये उसको देखते हैं, देख के उनका आमना सामना होता है तो इनकी आपस में क्रॉस फायरिंग हो जाती है। उस क्रॉस फायरिंग में अरशद अमीन का भाई अनवार गालबन उसका नाम था, उसकी डेथ हो जाती है, आरिफ चौधरी भी जख्मी हो जाता है उसमें। उसके बाद इनकी जो है आपस में दुश्मनी शुरू हो जाती है, ये तीफी भट्ट ग्रुप के तीफी साथ? भट्ट वगैरह। ये वो जो कौन मारता है? दो लड़के थे ना, उनमें एक का नाम अशरफ था और एक का नाम गालबन कोई लड्डा था। लड्डा जो था वो इनका तीफी भट्ट, गोगी भट्ट वगैरह का रिलेटिव को बताया जाता है। अच्छा, वहां से इनकी आपस में मुखालफत शुरू होती है, ये जाती मुखालफत शुरू हो जाती है। वो ये स्टांस लेते हैं कि भाई जिस तरह आप देखें ना कि बिला ट्रका वाला का मर्डर जब होता है तो जब बाबा हनीफा वगैरह झोली में बैठ जाते हैं तीफी भट्ट वगैरह की जाकर उस मर्डर के बाद, तो ये लोग कहना शुरू कर देते हैं कि जी अपना बिला ट्रका वाला के कत्ल में ये भट्ट बरादरान शामिल है। लेकिन वो कहते हैं ना जिमनियों में शामिल है ना FIR में शामिल भाई है। अगर वो होते तो FIR होती, अगर बाद में पता लगा तो ततीमा बयान दे के जिमनियों में उनको नामजद कर देते। हाँ। वो एक गले पड़ा ढोल था बिला ट्रका वाला का कत्ल जो वो बजा रहे ठीक है, अरशद अमीन चौधरी की तरफ रहते हैं, फिर ये दुश्मनी शुरू हो मैं गई। उधर ही आ रहा हूँ आपको। इसी तरह जिस तरह वो का उन्होंने भट्ट बरादरान की झोली में डाला ना, इसी तरह कि भाई ये जो झगड़ा हुआ है, मेरा भाई जो मर्डर हुआ है, इसमें गोगी भट्ट जी है वो शामिल है। गोगी भट्ट के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी उसकी। यहाँ से इनकी दुश्मनी स्टार्ट होती है। लेकिन बाद में फिर कोशिश की जाती, ख्वाजा सरफराज उस दौर की बहुत बड़ी शख्सियत थी, फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक था, नगमा निगार थे, वो अरशद अमीन चौधरी से मुलाकात भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि इनकी सुलह करवाई जाए। उस सुलह के मामला चलते हैं, बीच में कोई कसास की बात आ जाती है, 2 मरतबा कसास दिया जाता है अरशद अमीन चौधरी को कि भाई ये सुलह कर ली जाए। लेकिन जो कुरान पाक पे बल्कि हलफ दे के इस चीज़ की सुलह होती है, लेकिन अरशद अमीन चौधरी के साथ जो डिसाइड होता है ना, वो उस हिसाब से बयान नहीं देता, वो अपनी बात से मुकरता है और मजीद इनको ब्लैकमेल करता है। अब इसको मुख्तसर करते हैं कि जब लास्ट टाइम आखिरी इनकी बैठक होती है, जिस रोज अरशद अमीन चौधरी कत्ल होता है, अरशद अमीन चौधरी ने उनसे मजीद पैसों की डिमांड, ये बैठक तीफी भट्ट वगैरह की होती है। मियां अरशद इकबाल टाउन में एक रिहायशी थे, अपना पीपल्स पार्टी के उनसे उनका ताल्लुक था, बड़ी एक वो नामवर शख्सियत, उन्होंने दोनों ग्रुपों को बुलाया, उन्होंने इन दोनों को वहां पर बुलाया है और बुलाकर वहां पर उनकी सिटिंग भी कराई है। और जब अरशद अमीन चौधरी उनसे मिलने के लिए आता है तो उससे पहले अरशद अमीन का चौधरी का जो नक्शा है वो खींच दिया जाता है, थड़ा मार लिया होता है, उसका थड़ा मार लिया जाता है। ये उस दौर के जो इश्तिहारी थे टॉप 10 के, उसमें बाबा हनीफा वगैरह थे, अपना नाजिब भट्ट, आजम भट्ट, पिंकी था, एक वेदिया था, मतलब ये सारा जो गैंग सारा वो टॉप 10 जो है वो सारे आए। अब उनका प्लान ये था कि अरशद अमीन चौधरी जो था वो रहता था आरिफ चौधरी के घर सबनाबाद में। सबनाबाद मुल्तान रोड अपना छप्पर स्टॉप है ना, वहाँ से आप अंदर जाएं तो सबनाबाद का इलाका शुरू होता, वहाँ पर उसकी रिहाइश थी, वहाँ पर रहता। उसने वहाँ से निकल के इकबाल टाउन जाना था। इन इश्तिहारियों ने उसको अरशद अमीन चौधरी को उस वक्त मारना था जब उसने अपने घर से बाहर निकलना था।
अब वहाँ पर उसकी खुशकिस्मती थोड़ा टाइम उसको मज़ीद मिल गया। वो घर से बाहर निकलता है तो उसके घर के बाहर जब गली का टर्न लेते हैं ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा वो फुटबॉल गेम बच्चों की होती है। हाँ जी, हाँ वहाँ जी। पर वो एक गेम लगी हुई थी और उसके इर्द गिर्द काफ़ी रश लगा हुआ था बच्चों का छोटे। तो वो जो इश्तिहारी थे उनके दिल में कुछ रहम आ गया, ये बच्चे नुकसान ना हो। नुकसान उनका भी हो ठीक जाएगा, है। तो उन्होंने उसको वहाँ से जाने दिया। फिर और कब कहाँ पे मुकाबला मैं किया, मुख्तसर जरा सर ये है कि वहाँ से जब इनकी गुफ्तगू और मियाँ अरशद के घर पहुँचते हैं ना, ये वहाँ पहुँच के इनकी वहाँ पे कुछ तलखी होती है, वहाँ से अरशद बिन चौधरी बाहर निकलता है। फिर दोबारा जब बाहर निकलता है, बाहर निकल के तो मियाँ अरशद के घर के सामने पार्क है, पार्क के साथ एक गली है, वो गली सामने नाले की तरफ जाती है सर। वो रास्ता वो इख्तियार करता है निकलने के लिए, वो कुछ मामला भाप जाता है वहाँ से निकलते हुए। हालांकि वहाँ से 3 रास्ते हैं जाने के लिए, राइट पे, लेफ्ट पे और सामने वाला। सामने वाले रास्ते पे जाने का उसका बिल्कुल तुक नहीं बनता, कोई जवाब ही नहीं था, लेकिन वो रास्ता इख्तियार करता है। लेकिन उसकी वहाँ पे मौजूदगी और वहाँ से निकलना उनको इश्तिहारियों को श्योर था, और उन्होंने क्या किया कि उस रास्ते को भी उन्होंने मैनेज किया, और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो और टर्न लगता है तो उसको वहाँ पर मार दिया जाता है। सियासी शख्सियत को अरशद अमीन चौधरी की तरफ से कोई धमकी दी गई थी? बहुत बड़ी सियासी शख्सियत। ये सुनने में ही आया था, ये बातें सामने आई थी, लेकिन इस चीज की जो है ना अब वेरिफिकेशन जो है ना वो होना बाकी थी। क्राइम ग्राफ में कमी आ रही है इन मुकाबलों की वजह से? क्राइम ग्राफ में नो डाउट के बहुत ज्यादा कमी आई है, लेकिन ये सस्टेन नहीं रह सकता। सस्टेन नहीं रह सकता, क्राइम ग्राफ में कमी आई है। मुख्तसर बताइएगा नुमान शेख साहब, फिर इजाजत चाहेंगे। गोगी भट्ट को इस तीफी भट्ट के मुकाबले में नामजद कर दिया गया है या नामजद किया जाएगा? देखिए, अभी तक तो जो FIR आई हैं, जो डॉक्यूमेंट सामने आए, उसमें तो गोगी भट्ट का कहीं नाम नहीं आया। पुलिस के कई जो अपने ऑफिसर्स हैं वो तो अभी तक इस बात की तस्दीक भी नहीं कर रहे कि गोगी भट्ट गिरफ्तार हुआ है। वो तो यही सब कह रहे हैं कि मफरूर है, और अगर वो मफरूर है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कच्चे के इलाके में रहीम यार खां जाएगा जहाँ पर पहले ही तीफी का मुकाबला हो चुका है। तो अभी तक तो ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आई जिससे ये पता चले कि गोगी भट्ट को उस मुकाबले में साथियों में नामजद किया गया। करते हैं आमिर राना साहब, ये जो दुश्मनी एक लाहौर में तो हर जुबान ज़दे आम है, पंजाब भर में, पाकिस्तान में सब लोग इस दुश्मनी के बारे में जानते हैं। लोगों की ये राय है, लोगों का कहना है कि अमीर मसहब ने बाजी पलट के रख दी। एक अमीर बलाच का कत्ल, मुजफ्फर शाह मौके पर मारा जाता है, एहसन शाह का मुबैना मुकाबला, और सबसे बड़ी बात कि तीफी भट्ट का मुबैना मुकाबला, 1 के बदले 3। क्या आप समझते हैं कि वो इस सब में भारी पड़ा और उसका कोई असर व रसूख भी इस्तेमाल किया गया है, जो इस टाइम डिजिटल मीडिया या इधर उधर बातें चल रही हैं, इसमें कोई हकीकत है? देखिए सलमान, बात ये है कि सिंपैथी जो है उस खानदान को थी। देखिए, जस्टिस फॉर बलाज का एक मुहिम चली थी, इसमें ताजिर बरादरी, अगर उनके साथ ताजिर बरादरी है तो इनके साथ भी एक ताजिर बरादरी ट्रांसपोर्टर है। वो पूरे पाकिस्तान से ये एक नारा जो चल रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, जस्टिस फॉर बलाज। देखिए, ये एक हमदर्दी का जो तासुर है, ये हुकूमतों और आपकी रियासत के कुछ लोगों को गया जिन्होंने ये फैसला किया। बहुत बड़ा इस ख़ानदान के लिए नुकसान तो है तीफी का जो मुकाबला है, और अगर इसका देखा जाए मुआवजना के, वो पहले आमिर मिर्ज़ा मियाँ साहब कह चुके हैं कि तीफी भट्ट का मुकाबला तमाम के तमाम मुकाबलों में अगर पलड़े में रखा जाए तो तीफी भट्ट का भारी है। लोगों में इसका खौफ ज़रूर हुआ है। आपके जो डेरेदार हैं, आपके जो इलाकाई बदमाश हैं, ख़ानदानी दुश्मनियों वाले हैं, मनशियात बेचने वाले हैं, छोटे मोटे जराइम करने वाले हैं, कार चोरों, उनमें एक डर बना है। वो रूपोश हो गए, वो रूपोश हुए हैं या बहुत सारे मर गए हैं, ये तौबा कर लिया है। वो कुछ किसने तो लिख के भी दे दिया है। एक तासुर चला था आज से कुछ 6 माह पहले कि मनशियात फरोशी कुरान पाक पर मसाजिद में हलफ देना शुरू किया था कि हम कुरान पाक पे हलफ देते हैं कि हमारा जराइम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम किसी किस्म का कोई क्राइम नहीं करेंगे। ये जुआरियों ने भी दिया था, मनशियात फरोशों ने भी दिया था, छोटे छोटे बदमाशों ने भी दिया था। तो एक खौफ तो बना उनका। उस खौफ से बहुत सारे लोग खुश भी हैं। वो लोग खुश हैं जो मुतासर थे, जिनमें ये डर था कि भाई हम सड़क पर जाते हैं, हमें कहीं भी कोई भी लूट सकता है। आपके ATM महफूज नहीं थे, रात 10, 12, 11 बजे के बाद लोग महफूज नहीं थे। एक स्लोगन CCD की जानिब से जो एक तासुर दिया जा रहा था, वो पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कि शेर जफर चट्टा साहब ने ये कहा था कि आप कोई 90 तोले जेवर पहन के भी रात को 2 बजे भी निकलेगा तो वो महफूज घर वापस जाएगा। प्रोड्यूसर साहब बार बार इशारा कर रहे हैं, टाइम थोड़ा कम है। ये बता दें कि तीफी भट्ट ग्रुप का
अब सरबरा कौन है? जिस तरह से टक्का वाला ग्रुप का सरबरा अमीर मसहब है, छोटा होने के बावजूद उसके मामू भी हैं और लोग भी हैं उनकी फैमिली में बड़े, लेकिन सरबरा के तौर पर वो है। तो आप किसे समझते हैं? कोई सामने दिखाई दे रहा है? देखिए सलमान, तीफी और गोगी जो बलाज खानदान, इनमें फ़र्क है। उनका कि कोई ट्रांसपोर्ट वो ख़ानदान इकट्ठा रहता है, ये ख़ानदान इकट्ठा नहीं रहता। जो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ख़ानदान इकट्ठा नहीं है, वो एक ही जगह पे सारा ख़ानदान रहता है। तो वो ख़ानदान की सरबराही दी थी बलाज को। इनके हर घर में एक बड़ा मौजूद है और ये दोनों घरों का ये कहना था जो ख्वाजा अजहर गुलशन है ये इनका बड़ा था। और अभी आप देख रहे हैं कि तमाम के तमाम जो बयानात हैं या पुलिस किसी के साथ टच है, वो तीफी भट्ट के किसी बच्चे के साथ या बेवा के साथ किसी को उन्होंने रब्ता नहीं किया। ख्वाजा अजहर गुलशन इस तमाम के तमाम मामले को देख रहे हैं, उन्हीं के बयानात आ रहे हैं, पुलिस को भी वही मिल रहे हैं, पुलिस भी उन्हीं से राब्ते में थी और उन्हें ही कहा गया था कि आप लिख के हमें दे दें, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये कार्रवाई के हवाले से तमाम मुकाबलों में जो वारसान है उनसे लिया जाता है, तो इनसे भी लिया गया था। तो मैं नहीं समझता इनका जो अलग से कोई तीफी खानदान या गोगी ग्रुप का कोई बड़ा होगा। इनका बड़ा एक सुलझा हुआ ख्वाजा अजहर गुलशन ही है, कोई बदमाशी का तासुर ख़ानदान से किसी और के ऊपर नहीं है। मगर ये लड़ाई जो है वो आगे ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। इसका जवाब अगर मैं आमिर मिर्ज़ा साहब, इसी का जवाब आमिर मिर्ज़ा साहब से सुनते हैं। जी बताइए। आपने कहा ना कि गद्दी पे कौन बैठेगा या कौन वारिस होगा। देखिए, ख्वाजा अजहर गुलशन वो सेपरेट रहते हैं, गोगी भट्ट गुमशुदा है अभी तक। मैंने जब से तीफी भट्ट का मुकाबला हुआ है उसके बाद से जो मैंने देखा है ना अभी तक, तीफी भट्ट के 2 बेटे इस वक्त पाकिस्तान में। ठीक है। तीसरा बेटा बाहर है, वो इसलिए कि मीर बलाज केस में उसको नामजद रखा अच्छा, हुआ उसे नामजद किया हुआ उन्होंने। अब ये देखें आपके मैं जो देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से, वहाँ पर जिस जगह पर घर में जिस सीट पर तीफी भट्ट बैठा करते थे ना, वहाँ पर अब उनका बेटा जो है ना ख्वाजा तंजीम भट्ट, वो वहाँ पर बैठ रहा है, वो ही लुक आफ्टर वसूल की है, जिसने डेड बॉडी भी वसूल की थी, जिसने उसी के सिग्नेचर से वसूल हुई थी, वो अब उनकी सीट पर वो बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और वो मतलब के ताजियत के लिए जो लोग जितने भी आ रहे हैं, सब मेन वो उनको बड़ा बेटा डील कर रहा है, बड़ा बेटा जो सबसे बड़ा है। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपके सामने रखा जिसमें लाहौर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने किसी भी जो ग्रुप की साइड लिए बगैर जो हकाइक पर मबनी गुफ्तगू थी वो की। सीसीडी इस वक्त क्या कार्रवाइयाँ कर रही है, अंडरवर्ल्ड की क्या सूरत हाल है, तीफी भट्ट ग्रुप के साथ आगे क्या होने जा रहा है, गोगी भट्ट के साथ क्या होगा क्या नहीं, वो तमाम सवालात जो आम शहरी जानना चाहते थे उनके जवाबात आपके सामने रखे। मजीद जो इस हवाले से हकाइक होंगे उससे भी हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान और तफ्तीशी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।